गुड इवनिंग गाइस। आई होप आई एम ऑडिबल विजिबल टू ऑल। मैं सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। एक बार मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए। जी सलोनी। जी महक। ग्रुप पर मैसेज डाल देता हूँ। चलिए भाई दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन से आप लोगों को क्लास स्टार्ट कराई थी, जहां मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 से पढ़ाना शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये पोर्शन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पोर्शन है और ये पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कोई भी एग्जाम में जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 90% चांस है कि आप लोगों से क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर पार्ट से ही पूछे जाए। तो इसलिए हम लोगों को इसे डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को प्री से रिलेटेड और मेंस के कुछ हद तक आप लोगों को वो सेक्शन और पोर्शन आर्टिकल्स कवर कराता हुआ चल रहा हूं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन क्लास में आज एक और क्लास मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे लेके चलते हैं। जी थैंक यू चौधरी। हाँ जी दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 25 पढ़ना शुरू कर दिया था, जहां मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बता दिया था। जहां हम लोगों ने बात करी थी कि आर्टिकल 25 आप लोगों से राइट के बारे में बात करता है, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट के बारे में। यानी कि कोई पर्सन अपने रिलीजन को अपने अंदर से, अंतरात्मा से मान सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकता है और उसे प्रोपोगेट भी कर सकता है। और उसके ऊपर यहां हमें रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस किस किस बेसिस पर थी, तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी हम लोगों ने बात कर ली थी। ये रिस्ट्रिक्शंस हमें मिलती है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर, और साथ में अदर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट के बेसिस पर। जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सबरीमाला टेम्पल के केस लॉ में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट, अदर फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे, यानी कि किसी का राइट टू इक्वलिटी प्रिवेल करेगा या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट प्रिवेल करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस लॉ में भी यही कह दिया था कि भाई राइट टू इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे हम लोग, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। ये बात हम लोगों ने वहां भी पढ़ी थी। इनफैक्ट सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है 2017 का, उसके अंदर भी यही बात बोली गई थी कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है हम सप्रेस करेंगे और बाकी सारे पार्ट्स को ज्यादा वैल्यू देंगे जब भी उसका कंपैरिजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ किया जाएगा। ये बात हम लोगों ने आर्टिकल 25 से रिलेटेड पढ़ी थी। साथ ही मैंने आप लोगों को एसआर बॉमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ भी इस पॉइंट पर कोट कर दिया था। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके थे। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से आर्टिकल 26 से रिलेटेड बात करने वाला हूं। ये हम लोग बात करने वाले हैं अब आर्टिकल 26 के बारे में। भाई आर्टिकल 26 आप लोगों से किसके बारे में बात करता है, तो ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, तो यहां आप लोगों को इसके रेफरेंस में राइट मिलते हैं कि कोई पर्सन जब अपने रिलीजन को ना सिर्फ प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, बल्कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश भी कर सकता है और उसे मेंटेन भी कर सकता है। भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है और मेंटेन भी कर सकता है। भाई जैसे कि मदरसा चला सकता है, कोई और जो रिलीजियस स्कूल है वो चला सकता है, उसके अफेयर्स को मैनेज कर सकता है अपने लेवल पर, और उसके लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकता है। भाई जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं संत महात्मा, वो अपनी प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं और वहां स्पिरिचुअल चीजें जो है बताते हैं। तो क्या कोई पर्सन अपने रिलीजन के लिए ये सारी काम कर सकता है? क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर कवर किया जाएगा? तो कहते हैं हाँ जी, बिल्कुल कवर किया जाएगा। आर्टिकल 26 का इसे पार्ट माना जाएगा कि कोई पर्सन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, कंसाइंस कर सकता है, बल्कि एक
इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर आप लोगों को कुछ केस लॉज मिल जाते हैं, जो कि आप लोगों को आर्टिकल 26 से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं। भाई कौन कौन से केस लॉज हैं आर्टिकल 26 से रिलेटेड, एक बार इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई उधर वहां स्लाइड पर जगह कम रह जाती है, इसलिए बच्चों ने सजेस्ट किया था कि सर नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दिया करो, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस स्लाइड को यूज कर रहा हूं। आर्टिकल 26 से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ आप लोगों को मिल जाते हैं। भाई केस है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है, 1983 का केस लॉ है, 1983 का केस लॉ। इस केस लॉ के अंदर क्या बोला गया था, तो इस केस लॉ के अंदर कहा गया था जो इंडिविजुअल हैं वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ के अंदर हैं, तो वो एक स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। भाई यहां क्या कह रहे हैं, जो इंडिविजुअल है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकते हैं, भाई एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग, फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग। तो स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये बात आप लोगों से एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ कहता है। और ये कहते हैं ना सिर्फ इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जाएगा बल्कि उसे डेजिग्नेट किया जा सकता है किसी भी नेम से, डेजिग्नेट बाय डिस्टिंक्टिव नेम, डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम, तो उसे उसका कोई नाम भी रखा जा सकता है, इसके बारे में बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों को इस पर एक केस लो और मिल जाएगा। भाई केस का नाम है भूरीनाथ वर्सेस भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1997 का केस लॉ। ये वैष्णो देवी केस लॉ के नाम से भी जाना जाता है, सीपीसी में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है। 1997 का केस, भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1997 का केस लॉ है। तो इस केस लॉ के अंदर कहा गया था कि आर्टिकल 26 के अंदर फैमिली का हेरिडिटरी चीफ भी अपॉइंट करना कवर किया जाएगा। भाई जैसे कि किसी मंदिर में, दरगाह में किसी पर्टिकुलर फैमिली से ही हेरिडिटरी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, फैमिली हेरिडिटरी, फैमिली हेरिडिटरी राइट टू अपॉइंट चीफ, राइट टू अपॉइंट चीफ। किसी पर्टिकुलर फैमिली से ही कोई पर्सन जो है वो चीफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, क्या इसे आर्टिकल 26 में कवर किया जाएगा, तो कहते हैं हाँ जी, ये आर्टिकल 26 के अंदर ही कवर किया जाएगा, ये आर्टिकल 26 के अंदर कवर किया जाएगा। भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस लॉ है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात पढ़ी थी। जी बेटा हेमंत, अभी आपके क्वेश्चन को मैं बाद में एंटरटेन कर लूंगा। भाई हेमंत का क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज इज एनफोर्सेबल और नॉट, इफ नॉट बट रेस्पेक्ट फ्लैग इज ड्यूटी बट समवन डिसरेस्पेक्ट द फ्लैग, व्हाई दैट पर्सन पनिश देन इट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, प्लीज टेल। भाई के पूछ रहे हैं, जितना मुझे आपकी बात से समझ आया हेमंत, हेमंत पूछ रहे हैं कि सर फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कवर किया जाता है आर्टिकल 51A में कि किसी पर्सन को फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, जो कि एनफोर्सेबल नहीं होती कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो अगर कोई पर्सन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर देता है तो उस केस में उस पर्सन को पनिश क्यों किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। बेटा क्योंकि इसके रिगार्डिंग बीएनएस में ऑफेंस मिलता है हमें कि कोई भी पर्सन नेशनल इंटीग्रेशन को हर्ट करता है या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जो कि रिलीजन के जो भी नेशन से रिलेटेड किसी भी चीज को अफेक्ट करता है, तो उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है। पहले ये सेक्शन 153 बी हुआ करता था, आज के टाइम में सेक्शन 197 है। पहले सेक्शन 505 हुआ करता था, आज के टाइम में सेक्शन 353 है। तो इस तरीके से सेक्शंस जो है वो चेंज हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग पनिश नहीं होता, बल्कि बीएनएस और आईपीसी के सेक्शन के अंदर पनिश होता है। ठीक है बेटा।
जी भाई, श्रेया का भी क्वेश्चन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल क्लास अन अकेडमी पर परचेज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। काफी डिटेल में कवर कराया है मैंने, अगर कवर करोगे तो। वे पूछ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। बेटा अभी उस पॉइंट पर मैं आऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के रेफरेंस में बात करूंगा। अभी फंडामेंटल रिलेट राइट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, तो पहले अभी इसे कवर करते हुए चलते। फिर जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज पर आऊंगा उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा बच्चे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस लॉ पढ़ लिया भाई। एक केस लॉ इसमें और ऐड कर देता हूं मैं आप लोगों के, एक केस लॉ और ऐड कर देता हूं भाई। केस का नाम है अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। भाई इस केस लॉ के अंदर क्या कहा गया था? भाई इस केस लॉ के अंदर कहा गया था कि जो एएमयू है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। एएमयू इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 26। ये पहले अजीज बादशाह के केस लॉ के अंदर कहा गया था भाई, शॉर्ट में बता दिया मैंने। मगर बाद में अजीज बादशाह के केस लॉ में ही इसी साल इसे ओवरटर्न कर दिया है। ठीक है, इसे ओवर रूल्ड कर दिया है, इस जजमेंट को, अजीज बादशाह के केस लॉ को ही। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आर्टिकल 26 के रेफरेंस में इस बात को याद रखिएगा। भाई प्लस क्लास में अब कौन सा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा प्लीज बता दो। बेटा न्यू सब्जेक्ट में जो स्टार्ट करूंगा वो बीएसए स्टार्ट करूंगा इवनिंग क्लास में। और मॉर्निंग क्लास में भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 15 जनवरी के आसपास। अभी उसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, मगर उससे पहले ही इवनिंग क्लास में 5 जनवरी के आसपास तक कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो बीएसए है। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग अब वापस से आगे बढ़ रहे हैं। भाई हम लोग अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? आर्टिकल 27 के बारे में। भाई आर्टिकल 26 से रिलेटेड पॉइंट समझा दिया, क्यों लिखा हुआ है, केस लॉ क्या कहते हैं, ये भी बता दिया। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 27 के रिलेटेड। भाई आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। भाई पहला है, जैसा कि हम जानते हैं कि खिलजी के टाइम पर एक जजिया टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद उसे जो है अकबर ने हटा दिया था, ये हिस्ट्री थी। तो जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने जो अपने 200 साल के सारी दर्द परेशानी थी, उन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रख दिया था। तो उसी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो पुराने समय में रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कि भाई रिलीजन को कोई भी पर्सन जो प्रैक्टिस करता है, अगर कोई भी उसे एडिशनल टैक्सेस या पेमेंट करना पड़ रहा है तो उससे फ्रीडम दी जा रही है। ये बात आप लोगों से आर्टिकल 27 इस रेफरेंस में कहता है। तो इसलिए लिखा है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता टैक्सेस पे करने के लिए। ये बात आप लोगों को इसके रेफरेंस में बताया जाता है। प्रोहिबिट टू लेवी टैक्सेस, भाई कोई भी टैक्सेस जो है वो नहीं लिए जा सकते। अच्छा, इस पॉइंट पर एक केस लॉ हमें मिलता है, आर्टिकल 27 के रेफरेंस में बता रहा हूं, एक केस लॉ मिलता है, श्री जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। श्री जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1954 का केस लॉ है, 1954 का केस लॉ है। भाई इसके अंदर कहा गया कि इन्होंने टैक्सेस लगाने से मना किया है। प्रोहिबिट टू लेवी टैक्स, प्रोहिबिट टू लेवी टैक्स नॉट फीस। मतलब टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी, मगर फीस ले सकती है। फीस ले सकती है। तो फीस ली जा सकती है किसी भी टेंपल में जाने के लिए या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए। और वो चीज अगर गवर्नमेंट लगा रही है तो वो आर्टिकल 27 के अंदर प्रोटेक्शन उसके रिगार्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स लगाने से मना किया जा रहा है, फीस लेने से मना नहीं किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों से आर्टिकल 27 कहता है। तो ये आर्टिकल 27 क्या कहता है, उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी आप लोगों को।
चलिए दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। भाई आर्टिकल 27 के बारे में इतना ही था, अब आर्टिकल 28 के बारे में बात कर रहे हैं। भाई आर्टिकल 28 क्या कहता है? भाई आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को जाकर या रिलीजियस वर्शिप प्लेस पर जा सकता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उससे रिलेटेड उसे अटेंड कर सकता है। यानी कि किसी भी पर्सन को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है तो उस केस में उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन का है तो वो वहां नहीं जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। देखो क्या कहते हैं, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट फंड। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उसके अंदर उसके अंदर क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी रिलीजियस कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाए। भाई क्या कहते हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यहां प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। पर मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर बहुत सारे स्कूल्स में हम जाते हैं तो वहां जो है गायत्री मंत्र मॉर्निंग प्रेयर की तरह किया जाता है, गायत्री मंत्र पढ़वाया जाता है बहुत सारी जगह। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स में और बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या वो आर्टिकल 28 के अंदर किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? नहीं बेटा, वो चीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि हमारा कल्चर हो जाता है, ठीक है, जो हमारा कल्चर हो जाता है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। जो प्रोटेक्टेड है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, आर्टिकल 28 इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में आर्टिकल 28 में यही पॉइंट था जो कि आप लोगों को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद हम लोग आर्टिकल 29 की तरफ आ जाते हैं। भाई आर्टिकल 29 आप लोगों से बात करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में। कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में आप लोगों को यहां इसके अंदर बताया जाता है। भाई नीतीश कह रहे हैं सर इग्नोर मत, नहीं बेटा इग्नोर नहीं कर रहा हूं। ऐसा है, यहाँ ना मोबाइल पर स्क्रीन पर मैसेजेस दिखते हैं छोटे से, ये बड़ी सी स्क्रीन होती है, ऊपर बहुत सारी लाइट जल रही होती है। तो यहाँ ना स्क्रीन पर मैं वैसे भी डबल बैटरी हूँ तो इसलिए ना एकदम से दिखता नहीं है, तो मैसेजेस ऐसे आकर देखने पड़ते हैं। तो आप पूछ रहे हो बीएनएसएस और बीएनएसएस का बता दो बेटा, जैसे ही स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग क्लास में बीएनएस पढ़ाना शुरू कर दूं, बीएसए इवनिंग बैच में इवनिंग क्लास में मैं कराने वाला हूं, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलो अब आ जाए वापस से आर्टिकल 29 को पढ़ ले। कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। भाई आर्टिकल 29 आप लोगों से क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। भाई आर्टिकल 29 एक बार मैं आप लोगों को इसे ना अलग स्लाइड पर लेकर समझा देता हूं। आर्टिकल 29 आप लोगों से बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में आर्टिकल 29 क्लॉज 1 बात करता है। ये किसके लिए अवेलेबल है? अवेलेबल टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो किसी भी सिटीजन के लिए ये राइट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज को। अब उसके बाद ये कहते हैं ये जो माइनॉरिटीज हैं वो किस बेसिस पर हैं? तो यहां जो माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है लैंग्वेज के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, स्क्रिप्ट के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, स्क्रिप्ट के बेसिस पर और कल्चर के बेसिस पर। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बेसिस पर आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। ये जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, इसी पॉइंट पर हमें आर्टिकल 350 कैपिटल ए भी मिलता है।
आर्टिकल 350 कैपिटल ए भी आप लोगों को मिलता है। जब मैं आर्टिकल आप लोगों को ना पढ़ाऊंगा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछूंगा, तब याद रखना इस पॉइंट को। आर्टिकल 350 ए आप लोगों से इसके बारे में बात करता है। तो यहां क्या कहते हैं, आर्टिकल 350 ए, यहां भी कहा जाता है कि फैसिलिटी दी जाएगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। मतलब किसी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो प्राइमरी स्टेज पर जो एजुकेशन है वो उसी की मदर टंग में होनी चाहिए। ये बात आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के रेफरेंस में आर्टिकल 350 कैपिटल ए के अंदर भी हमें लिखी हुई मिलती है। इसे हम जब प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीपीएसपी आउटसाइड डीपीएसपी किसे कंसीडर करते हैं, तो इसी को हम डीपीएसपी आउटसाइड डीपीएसपी कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके रेफरेंस में आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 के अंदर किसके बारे में बात करी कि यहां प्रोटेक्शन दिया जा रहा है माइनॉरिटीज को लैंग्वेज के बेसिस पर, स्क्रिप्ट के बेसिस पर और कल्चर के बेसिस पर, जिसे आर्टिकल 350 ए के क्लॉज ए में 350 ए में भी बताया गया है। उसके बाद इसके रेफरेंस में आर्टिकल 29 क्लॉज 2, भाई अगर याद हो तो हम लोगों ने इसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के टाइम पर भी पढ़ा था। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के टाइम पर पढ़ा था कि जब 15 क्लॉज 4 नहीं हुआ करता था तो चंपाकन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस लॉ में जब रिजर्वेशन दिया गया था तो उसे चैलेंज किया गया था 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के बेसिस पर। याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को ये पॉइंट पढ़ाया था। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ मिलता है, तो लिखा हुआ मिलता है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा, नो सिटीजन shall be denied admission on the basis of maintained by state, on the basis of maintained by state, on the basis of race, religion, caste, race, religion, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भाई क्या कहते हैं, भाई आर्टिकल 29 में आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दिया कि भाई माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बेसिस पर प्रोटेक्टेड हैं और उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। ये बात आप लोगों से आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के रेफरेंस में कह दी। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के रेफरेंस में कह दिया कि भाई किसी भी सिटीजन को सिर्फ इस बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रेस का है, रिलीजन का है, कास्ट का है, सेक्स का है, प्लेस ऑफ बर्थ का है। तो इस पॉइंट पर इसके रेफरेंस में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करें, मगर ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को एडमिशन देने से मना करेंगे। ये बात आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में हमें लिखी हुई मिलती है। आओ जी, एक बार आर्टिकल 29 क्लॉज 1 और 2 दोनों पढ़ लेते हैं। भाई आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो कि इंडियन टेरिटरी में रिजाइड करता है और उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, तो उस केस में उसे कंजर्व किया जाएगा, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये स्टेट ने अपनी ड्यूटी बनाई है। यहां इस पॉइंट पर आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है भाई किसी भी सिटीजन को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा, किसके बेसिस पर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर। यह आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है। तो हम लोगों ने आर्टिकल 29 क्लॉज 1 भी पढ़ लिया, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 भी पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं आर्टिकल 30 के बारे में। तो ये आर्टिकल 30 आप लोगों से बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भाई माइनॉरिटीज का राइट क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के बारे में। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसे समझ लेते हैं, ये किसके बारे में लिखा हुआ मिलता है। तो अगर आप याद करो तो आर्टिकल 26 में भी हम लोगों ने बात करी थी कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड, है ना। भाई यहां ये भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड ही तो था। तो आर्टिकल 26 में और आर्टिकल
30 में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? तो ये जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी जा रही थी ना, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के पर्पस से था। ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के पर्पस से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था आर्टिकल 26 के अंदर। जब हम आर्टिकल 30 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के राइट के बारे में बताया जा रहा है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहां जो बात करी जा रही है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों से बात करी जा रही है आर्टिकल 30 के अंदर। अब यहां जो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी है वो किस बेसिस पर है? भाई जो माइनॉरिटी है वो किस बेसिस पर है? तो यहां जो माइनॉरिटी है वो लिंग्विस्टिक और रिलीजन के बेसिस पर। भाई लिंग्विस्टिक और रिलीजन के बेसिस पर यहां आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज जो है वो कवर किए जाएंगे। अब उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई माइनॉरिटीज जो है वो क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मगर माइनॉरिटी बोलोगे किसे? भाई ये भी तो क्वेश्चन है ना। भाई माइनॉरिटी बोलोगे किसे? माइनॉरिटी क्या नेशनल पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होगी, स्टेट पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होगी, या डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होगी? तो इसके रेफरेंस में यहां हमें मिलता है केस लॉ TMA पाई फाउंडेशन केस लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस लॉ है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस लॉ है, जो कि आप लोगों को बताता है कि माइनॉरिटीज जो है वो किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाएं। स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस लॉ है, बताया जाता है कि भाई माइनॉरिटी किस लेवल पर जाकर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो माइनॉरिटी डिसाइड होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के बेसिस पर जो है वो माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश किए जाएंगे आर्टिकल 30 के अंदर। ठीक है, और उनके पास राइट होगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भाई उनके पास राइट होगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये जो लिंग स्टेट के बेसिस पर है, तो स्टेट के बेसिस पर कैसे? लेस देन 50% है, लेस देन 50% है, तो उस केस में उन्हें माइनॉरिटीज बोला जाएगा। ये बात कही जा रही है। उसके बाद ये जो केस लॉ था TMA पाई फाउंडेशन का केस लॉ, ये 2002 का केस लॉ था। ये 2002 का केस लॉ था TMA पाई फाउंडेशन का। उसके बाद इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट बना दिया। भाई इस केस लॉ के बाद यहां पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। पार्लियामेंट ने इसके रिगार्डिंग एक एक्ट बना रखा है। ये एक्ट जो है वो आया है 2004। ये 2002 का जजमेंट हो गया, ये 2004 में आया है। क्या नाम है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। 2004। तो इसके रेफरेंस में बाद में जो है वो पार्लियामेंट ने जो है एक्ट बना दिया, जिसे हम जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 के नाम से। तो इस पॉइंट पर इसके रेफरेंस में जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स भी अलग से बनाई गई, साक्षर कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर। इसी के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर भी बनाई गई 2006 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बताए, जो कि आर्टिकल 30 पे राइट ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड हमें बताया जाता है। अब उसके बाद इसके रेफरेंस में हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। भैया हाँ, ये एक बात और बता दूं भाई, ये TMA पाई फाउंडेशन का केस लो ना 11 जजेस बेंच का है।
11 जजेस बेंच का है, जिसके अंदर रेशो था 6:5 का। ठीक है, यानी कि 6 जजेस जो है वो असेंडिंग थे और 5 जजेस जो है वो डिसेंडिंग थे। तो यहाँ ये पॉइंट भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, टीएमए पाई फाउंडेशन। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को एक केस लॉ और बता देता हूं। ये केस लॉ है यहां सेंट जेवियर कॉलेज का, सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974। 1974। तो इसके अंदर यहां ये कहा जाता है कि हम ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहां इस पॉइंट पर इसका क्या मतलब है, जो एडमिनिस्टर करने का मतलब है। भाई एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये एडमिनिस्टर का मतलब क्या है? एडमिनिस्टर का क्या मतलब है? तो ये सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस लॉ में 1974 में बताया। वही इस केस लॉ के अंदर बताया गया कि यहां इस पॉइंट पर इसका मतलब है राइट टू चूज मैनेजिंग और गवर्निंग बॉडी। राइट टू चूज मैनेजिंग और गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग बॉडी, ये सेंट जेवियर कॉलेज में बताया जा रहा है। उसके बाद राइट टू चूज टीचर। एडमिनिस्टर का क्या मतलब है? भाई कह रहे हैं ना, एस्टेब्लिश कर सकते हो और एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो एडमिनिस्टर के अंदर क्या क्या राइट जो है वो कवर हो रहे हैं? राइट टू एडमिट स्टूडेंट ऑफ देयर ओन चॉइस। राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन चॉइस, ऑफ देयर ओन चॉइस। उसके बाद राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन, बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस लॉ में आप लोगों को बताया गया था इस पॉइंट पर कि एडमिनिस्टर का मतलब यहां इसके अंदर क्या कवर होगा। ये बात आप लोगों को बोली गई। बोलिए दोस्तों, क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहा है? उसके बाद एक लास्ट केस लॉ मैं आप लोगों को इस पर और बता देता हूं भाई। एक लास्ट केस लॉ, भाई टीएमए पाई फाउंडेशन का केस लॉ 2002 का था। अब उसके बाद हम लोग इसके रेफरेंस में केस लॉ के बारे में और बात कर रहे हैं। ये है पीए इनामदार वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये भी। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इस केस लॉ के अंदर इन्होंने जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उसे क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। वे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, ताकि इन पर गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके, इसलिए इन्हें कैटेगराइज किया गया। भाई कैसे कैटेगराइज किया गया? तो विच डू नॉट सीक रिकॉग्निशन और एड, विच डू नॉट सीक रिकॉग्निशन और एड। भाई जो गवर्नमेंट से ना ही रिकॉग्निशन लेती है और ना ही एड लेती है। दूसरा हो गया जो कि एड ले रही है, जो कि एड ले रही है। ठीक है। तीसरी हो गई जो कि रिकॉग्निशन ले रही है, एड नहीं ले रही। विच ओनली सीक रिकॉग्निशन एंड नॉट एड। भाई जो रिकॉग्निशन ले रहे हैं, एड नहीं ले रहे। भाई क्या होता है, जैसे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के बाद गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलेट करना चाहती है। सर रेगुलेट करने का पर्पस क्या है? रेगुलेट करने का पर्पस पॉलिटिकल भी है और एजुकेशनल भी है। दोनों तरीके से गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कोई मदरसा चल रहा है,
मदरसा चल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल। भाई मदरसा अगर कोई भी रिकॉग्निशन और एड नहीं लेता तो मदरसे की एजुकेशन तो जीरो हो गई। मतलब वो बच्चा जो मदरसे में पढ़ा है वो कहीं का एग्जाम नहीं दे सकता। अगर वो एड ले रहा है तो गवर्नमेंट ने जितनी गाइडलाइंस इशू कर रखी है वो सारी की सारी बोलेगा। ठीक है। अगर एड ले रहा है वो मदरसा, चलो ठीक है, अगर एड ले रहा है तो फॉलो करना पड़ेगा, भी पैसे ले रहे हो। तीसरी चीज है, अगर रिकॉग्निशन ले रहा है मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, मतलब जो इस्लामिक एजुकेशन है वो भी ले रहे हैं और जो गवर्नमेंट की एजुकेशन है वो भी ले रहे हैं, तो रिकॉग्निशन लिया जा रहा है। अगर रिकॉग्निशन लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसे भी गवर्न करना चाहती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बोल दिया, जो मदरसे रिकॉग्निशन ले, एग्जाम्पल के तौर पर विदाउट हर्टिंग एनी रिलीजियस फीलिंग, कि भाई सबको जो है मॉर्निंग प्रेयर में जो है वो क्या करना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। सर उसमें कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। जो भगवत गीता का कोई श्लोक बोलना पड़ेगा, कंपलसरी है, हमारी कल्चर का पार्ट है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जरूरी है। या फिर जो है कोई गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कह देती है गवर्नमेंट की वीडियो बनाकर फोटो बनाकर भेजना, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। क्योंकि माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने का गवर्नमेंट ने तरीका बना रखा है। ये पीए इनामदार के केसलों में उन्होंने कैटेगराइज किया था क्योंकि पहले इससे रिलेटेड एक एक्ट बन चुका है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो हम लोगों ने इसके रेफरेंस में कवर किया कि माइनॉरिटी एजुकेशन को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस लॉ के अंदर कैटेगराइज किया है। ठीक है। इसके अंदर कहा गया भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एड ले रहा है और रिकॉग्निशन ले रहा है उसे तो बात सारी गवर्नमेंट की माननी ही पड़ेगी पूरी तरीके से। ये पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस लॉ है। बोलिए दोस्तों, बात समझ आ गई? पीए इनामदार के केस लॉ में आप लोगों से क्या बात बोली गई थी? तो आर्टिकल 30 आप लोगों से क्या कहता है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को। भाई उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं भाई फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं सर, अभी भी तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं भाई, हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट चैप्टर, यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले वापस से एक बार आर्टिकल 30 को दिखवा देता हूं भाई। 30 आप लोगों से क्या कहता है? भाई देखो लिखा हुआ मिलेगा आर्टिकल 30 में, जितने भी माइनॉरिटीज है रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर उनके पास राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एस्टेब्लिश करने का राइट भी है और एडमिनिस्टर करने का राइट भी है। एडमिनिस्टर का मीनिंग क्या होता है ये हमने सेंट जेवियर कॉलेज के बेसिस पर समझ लिया। उसके बाद इसके रेफरेंस में स्टेट जो है वो अगर एड ग्रांट कर रही है तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज से, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, इसके बारे में आप लोगों से कहा जा रहा है। सर आर्टिकल 31 ए बी सी नहीं पढ़ाएंगे? मैं बोलूंगा नहीं, अभी इसके रेफरेंस में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है सीधा चलते हैं आर्टिकल 32 की तरफ। ये आर्टिकल 32 आप लोगों से क्या बात करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। मैं बोलूंगा कि मैं आप लोगों को इस पॉइंट को पढ़ा हूं भाई, आर्टिकल 32 के हर एक क्लॉज को मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं। इसके पहले मैं आप लोगों को इसे हर एक क्लॉज को अलग से लिख कर बता देता हूं स्लाइड पर, फिर उसके बाद हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आओ जी। एक बार पहले इसे अलग से लिख कर बता देता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। भाई हम लोग आर्टिकल 32 के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आप लोगों से बात करता है। इस आर्टिकल 32 में हम लोगों को चार क्लॉजेस मिलते हैं। हम लोगों को चार क्लॉजेस मिलते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। इसके अंदर आप लोगों से कहा जाता है कि किसी भी पर्सन के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी भी पर्सन के पास है राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू। एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू, और जब उसका वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट, वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट, यानी कि किसी पर्सन को आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट दिया जा रहा है। कैसे जाएगा? एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू जाएगा। कब जाएगा? जब उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन। तो कब जाना है? जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है,
कैसे जाना है? एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू जाना है। ऐसा नहीं है हंगामा कर दो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ऐसा नहीं करना है। कहां जाना है? तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू। ये बात आप लोगों से आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद 32 का क्लॉज 2 कहता है कि जब कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पावर है। भाई क्या पावर है? कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है डायरेक्शन, इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, ठीक है। डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। तो यहां ये हमें कुछ रिट्स के बारे में बताता है। भाई कौन कौन सी रिट्स के बारे में बताता है? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, मैंडमस, सर्शुरारी, सर्शुरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंट, प्रोहिबिशन और क्यो वारंट। ये आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में हमें लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस राइट को एनफोर्स करने के लिए। भाई क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर इस राइट को एनफोर्स करवा सकती है किसी अदर कोर्ट के थ्रू भी। एम्पावर अदर कोर्ट टू एनफोर्स राइट। भाई किसी अदर कोर्ट को भी पावर दे सकती है कि भाई तुम भी अब रिट इशू कर सकते हो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। उसके बाद ये कहते हैं यहां आर्टिकल 32 के क्लॉज 4 में ये जो राइट दिए गए हैं इसे सस्पेंड नहीं करा जा सकता। राइट गारंटीड कैन नॉट बी सस्पेंड, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो ये जो राइट दिए गए हैं वो जो है इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मैंने आप लोगों को यहां ये बताया कि आर्टिकल 32 के हर एक क्लॉज में क्या लिखा हुआ हमें मिलता है। तो इसके रेफरेंस में मिलता है कि भाई कोई भी पर्सन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू जब उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शन, ऑर्डर, हैबियस कॉर्पस की, मेंडमस की, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो की। उसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर किसी अदर कोर्ट को भी ये राइट एनफोर्स करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो राइट गारंटीड है इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड ना किया जाए, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर ही सिर्फ यहां इन राइट को रोका जा सकता है। ये बात हमें आर्टिकल 32 के रेफरेंस में लिखी हुई मिलती है। हाउ मैनी? अरे मेरे बच्चे, जो पढ़ा रहा हूं यार, देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है ना तो थोड़ा जब तक मैं उस टॉपिक पर नहीं आ जाता ना तब तक जो है उसका वेट कर लिया करो। और अगर तुम मेरी नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हो ना तो मैं तुम्हें बता दूं यार, 10 साल हो गए हैं अन अकेडमी पर। सबसे पुराना टीचर हूं मैं ये जुडिशरी पढ़ाने वाला, और उससे पहले भी पढ़ाता था। तो बच्चे थोड़ा सा वेट कर लिया करो, बीच में रोकते हो तो फ्लो टूटता है, बस और कोई बात नहीं है। देखो दूसरे बच्चे आंसर दे रहे हैं यार, मैं क्लास को एक गाइडलाइन के थ्रू चलाने की कोशिश कर रहा हूं, वो दूसरा बच्चा आंसर दे रहा है यार। कमाल हो गया तुम लोगों से। हाँ भाई, आर्टिकल 32 यहां तक समझ आया है? पहले ये बताओ जी। आइए, अब उसके बाद हम लोग यहां इसके रेफरेंस में वापस चलते हैं। पहले एक एक करके आर्टिकल्स को रीड करेंगे। भाई आर्टिकल 32 क्या कहता है? देखो जी,
मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 32 कहता है किसी पर्सन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू जब उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स इशू कर सकता है। कौन कौन सी हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन और क्यों वारंटो इशू कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सॉरी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो यहां किसी अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। देखो ये बात लिखी हुई मिलती है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो राइट गारंटीड किए गए हैं इसे रोका नहीं जा सकता। इसके रेफरेंस में ये बात हमें लिखी हुई मिलती है। तो उसके बाद हमें यहां इसमें क्या डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है इन 5 रिट के बारे में। भाई ये रिट क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए जी रिट के बारे में अब हम बात रिट के बारे में। भाई ये जो रिट हम जिस वर्ड को कह रहे हैं ये रिट है क्या, ये कहां से निकल कर आ रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई देखो ये जो रिट है ना, ये जो है आप लोगों को किंग्स कोर्ट से मिलता है। मतलब ये जो रिट वर्ड है ये कहां से निकल कर आया है, तो इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में दो तरीके की कोर्ट हुआ करती थी। एक होती थी किंग्स कोर्ट जिसे हम चांसरी कोर्ट भी कहते हैं, किंग्स कोर्ट जिसे हम चांसरी कोर्ट भी कहते हैं, और दूसरी होती थी कॉमन लॉ कोर्ट। कॉमन लॉ कोर्ट दो तरीके की कोर्ट हुआ करती थी। भाई कॉमन लॉ कोर्ट ऐसे समझो जैसे कि जो रिटिन लॉ है उस पर काम करती थी। जो रिटिन लॉ है उसके बेसिस पर अपने जजमेंट देने वाली जो कोर्ट थी वो हो गई कॉमन लॉ कोर्ट। किंग्स की कोर्ट के पास यहां पावर होती थी कि वो अपने डिसीजन इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पर दे सकती है। जैसे हम इक्विटी लॉ के सारी वो जो मैगजीन्स पढ़ते हैं वो किंग्स कोर्ट से ही निकल के आती है। इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पर दे सकते हैं। तो जब भी कोई किंग यहां कोई भी इक्विटी गाइडलाइन इशू करता था, जब भी कोई किंग कोई इक्विटी गाइडलाइन इशू करता था तो वो इसके रेफरेंस में रिट इशू करता था। तो यानी कि रिट जो है एक तरीके से प्रेरोगेटिव है यहां किंग्स कोर्ट का, जो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस में इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पर ऑर्डर फॉलो करवाने की बात करता है, तो उसी को रिट के नाम से बुलाया गया। ठीक है, उसी चीज को रिट के नाम से बुलाया गया। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि जो रिट है इसका मीनिंग हमें समझ आया कि भाई रिट कहां से निकल कर आया है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं भाई रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के बारे में। भाई हम बात करने वाले हैं हेबियस कॉर्पस के बारे में। भाई हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है, इसका मतलब है टू हैव बॉडी। टू हैव बॉडी भाई इसके अंदर क्या होता है, टू हैव बॉडी के अंदर भाई इसके अंदर ये होता है कि अगर किसी भी पर्सन की बॉडी को डिटेन किया गया है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, कन्फाइन किया गया है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, अरेस्ट किया है, डिटेन किया है या फिर कन्फाइन बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन को कोर्ट के सामने अपीयर करना पड़ेगा। ये जो है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है। यानी कि कोर्ट उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को बोलेगा शो कॉज देकर कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने उसे क्यों डिटेन किया है। अगर कोर्ट उसके रीजन से सेटिस्फाई हुआ तो डिटेन अलाउ करेगा, अदरवाइज उस पर्सन को फ्री कर देगा। ये बात यहां इसके रेफरेंस में रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस बोलता है। तो इस पॉइंट पर एक बहुत ही फेमस केस लॉ मिलता है हमें, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये इमरजेंसी के टाइम का केस लॉ है और इसे जो है हम ब्लैक डे ऑफ इंडियन जुडिशरी के नाम से जानते हैं इस जजमेंट को। भाई इसके अंदर इसके रेफरेंस में क्या क्या कहा गया था, ये कहते हैं कि इसके अंदर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अ प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी लिबर्टी, इज अ प्रोसेस ऑफ process of liberty of a person
इज अ प्रोसेस ऑफ लिबर्टी ऑफ पर्सन बाय मीन्स ऑफ immediate relief from unlawful detention. Immediate relief from unlawful detention. अनलॉफुल डिटेंशन, ये एडीएम जबलपुर के केस लॉ में आप लोगों से हैबियस कॉर्पस के बारे में बोला गया था। एक बार देख लीजिए, ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अ प्रोसेस ऑफ लिबर्टी ऑफ अ प्रोसेस बाय मींस ऑफ इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के रेफरेंस में हमें मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां मैंडमस के बाद, रिट ऑफ मैंडमस के बारे में बात करते हैं। मैंडमस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमांड। इस केस में क्या होता है, इस केस में किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कोर्ट कमांड करता है किसी काम को करने के लिए। अगर उसकी लीगल राइट है किसी पर्सन का उस पब्लिक अथॉरिटी का वो काम करे या उसकी लीगल ड्यूटी है, तो ऐसे केस में यहां जो कोर्ट है वो पब्लिक अथॉरिटी को कमांड कर रहा है। कोर्ट जो है वो कमांड कर रहा है पब्लिक अथॉरिटी किसी काम को करने के लिए जो उसकी लीगल ड्यूटी है। ये आप लोगों को मैडमस का मतलब मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिट ऑफ सर्शरारी के बारे में। रिट ऑफ सर्शरारी क्या होती है इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो यहां कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को यानी कि लोअर कोर्ट को क्या कर रही है, यहां कमांड कर रही है। सबॉर्डिनेट कोर्ट को कमांड कर रही है। क्या कमांड कर रही है कि उसके पास कोई केस पेंडिंग है, उसके पास कोई केस, सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास कोई केस पेंडिंग है और उस केस में उस कोर्ट के पास, सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इसलिए उसे प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये रिट ऑफ सर्शुरारी है। वहीं रिट ऑफ प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है भाई, रिट ऑफ प्रोहिबिशन के अंदर तो उस केस में यहां जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट का ऑर्डर क्वेश्चन कर रही होती है। भाई सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे क्वेश्चन किया जा रहा होता है, ऑर्डर को क्वेश्चन किया जा रहा होता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्ट का भी कर सकती है, फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी का भी कर सकती है। तो यहां इस पॉइंट पर ये जो है रिट ऑफ सर्शुरारी है। रिट ऑफ सर्शुरारी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस ये है कि यहां पेंडिंग होता है केस, यहां पेंडिंग नहीं होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिट ऑफ क्यो वारंटो के बारे में। भैया हम बात कर रहे हैं क्यो वारंटो के बारे में कि भाई रिट ऑफ क्यो वारंटो क्या कहता है आप लोगों से, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कहते हैं टू हैव अथॉरिटी, यानी कि किसी पर्सन से पूछा जा रहा है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठा है तो उसके पास क्या वहां अथॉरिटी है बैठने की। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन डायरेक्टली जज बन जाए तो उससे पूछोगे भाई तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है, तो पूछोगे कैसे, तो पूछोगे उसके पास सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट ले जाकर। भाई जैसे कि सपोज करो कोई एससी कैंडिडेट है, वो 33% पर कोई पर्सन मान लो जज बन सकता था और उसके 32% आए, मगर कोई और एससी कैंडिडेट नहीं था इसलिए उसे जज बना दिया गया। तो बाद में उसके अगेंस्ट रिट ऑफ क्यो वारंटो डल गई, तो उसके रिगार्डिंग कहा गया कि भाई 33% से कम बच्चा, तो चाहे बच्चा कोई हो या ना हो, जज नहीं बन सकता था। तो उस पर्सन की अथॉरिटी को आपने चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि उस पर्सन की अथॉरिटी नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पर बैठने की, तो उस केस में उसे वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो फाइल की जाती है किस पर्पज से, जब कोई पर्सन से उसकी अथॉरिटी पूछी जा रही होती है। तो ये हम लोगों ने रिट ऑफ क्यो वारंटो से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा। बोलिए दोस्तों, आर्टिकल 32 से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आप लोगों को यहां इसके रेफरेंस में कवर करा दिए। भाई आप लोगों को क्लास एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल मैं आप लोगों के साथ कंपनी लॉ पढ़ाने वाला हूं सुबह 11 बजे।
भाई कल का यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यूट्यूब क्लास का। ठीक है, तो मैं कंपनी लॉ पढ़ाने वाला हूँ कल सुबह 11 बजे। उसके बाद बीएनएस की क्लास रहेगी आप लोगों की, जहां मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा सेक्शंस का, सेक्शन याद करवाऊंगा। ये 6 बजे रहेगी। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास रहेगी रात को 10 बजे। 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास है। तो इस तरीके से हम लोग कल का अपना दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस गाइस, है ना? 11 बजे, 6 बजे और रात को 10 बजे। वे ये सारी बातें हम लोगों ने जो पढ़ी हैं वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन क्लास में पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। जरूर मैसेज करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। चलिए फिलहाल आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस।